अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लाइमेट चेंज के जैसे जैसे टाइम जो है वो पास आउट हो रहा है तो हमारा जो क्लाइमेट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है या कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं जो हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस क्या बाइस बन रही हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज करने की जो है वो रीज़न बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने पहले कि हमारा क्लाइमेट जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है। क्लाइमेट है क्या? क्लाइमेट इज द एवरेज डेली वेदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम एट अ सर्टेन लोकेशन। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी काइंड ऑफ वेदर। बेसिकली क्लाइमेट क्या है कि हमारा जो एवरेज रहता है, वेदर की जो एवरेज है, मतलब अगर हम कहें कि लॉन्ग पीरियड है, एक साल के लिए हमारा एरिया का वेदर जो है वो कैसा रहा है, या एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमारे एरिया का वेदर कैसा है, उसकी एवरेज को जो है हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स है। क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी एरिया का, किसी भी लोकेशन का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, वेदर कैसा रहता है, उसको जो है वो प्रेजेंट करता है। वेदर को अगर हम इसके कंपैरिजन करें कि वेदर क्या है, वेदर जो है वो एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है। जैसे मैंने क्लाइमेट को कहा कि क्या है, एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का हमारा वेदर कैसा रहता है उसको जो है वो ब्रीफ करता है। वेदर बेसिकली क्या है, वेदर रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म कंडीशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारा वेदर सेम रहता है। वेदर जो है वो चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है? इट कैन चेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर्स, डे टू डे एंड सीजन टू सीजन हमारा वेदर चेंज होता है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग पीरियड तक की जो कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की वेदर की, उसको एक्सप्लेन करता है। वेदर किस लिहाज से चेंज, जैसे हमने कहा कि अगर हम सुबह के टाइम कहीं पे हम कह रहे हैं कि बारिश है, या दोपहर के टाइम क्या हो सकता है कि धूप निकल आए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेदर जो था वो सुबह के टाइम जो था वो प्लीजेंट था, एरी था। लेकिन दिन के टाइम जो है वो सनलाइट की वजह से गर्मी हो गई है, तो सुबह के टाइम अगर ठंडा था तो दोपहर के टाइम गर्म हो सकता है। ठीक है, फिर शाम के दौरान दोबारा से ठंडा हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि वेदर जो है वो कॉन्टीन्यूसली एक डे में कई दफ़ा चेंज हो सकता है, मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर, डे टू डे या सीजन टू सीजन। लेकिन वेदर जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए किसी भी एरिया का वेदर किस तरह से रहता है, कहाँ की उसकी कंडीशन रहती है, उसके ऊपर जो है वो क्लाइमेट बेस करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि हमारा जो मेन का टॉपिक है वो ये है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो किस तरह से चेंज होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या रीजंस हैं जो क्या करते हैं कि हमारे क्लाइमेट को चेंज करते हैं। अब क्लाइमेट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि बहुत सारे वेदर इवेंट्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है। क्लाइमेट के अंदर हम वेदर इवेंट्स जो हो रहते हैं कि किस तरह से कोई भी वेदर इवेंट्स जो है वो चेंज होते हैं। लाइक हम कहते हैं कि हमारा अगर क्लाइमेट अगर हम अपना बताएं तो इतना अर्सा हमारा जो है वो गर्मी का रहता है, इतना अर्सा जो है हमारे सर्दी का रहता है, या इतनी इस हद तक इतनी शदीद गर्मी इतने टाइम के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए जो है वो गर्मी रहती है इस एरिया के अंदर, तो हम उस एरिया का क्लाइमेट जो है हम कहेंगे कि नॉर्मली जो है वो हॉट रहता है। ठीक है, इसी तरह से या फिर हम ये कहते हैं कि किस तरह से अगर कोई भी एरिया है, कोई भी रीजन है, कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है, रीजन है, तो उसका क्लाइमेट वेदर जो है वो किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से डायनामिक्स है उसकी जो चेंज होती है, वो सारी हम अपने क्लाइमेट्स के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड मोर देन द लिटरल चेंज ऑफ वेदर इवेंट्स ओवर द टाइम एंड स्पेस ऑफ दैट क्लाइमेट। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि हमारा जो वेदर है वो किस तरह से या किस रेट से या किस पीरियोडिसिटी से या किस इंटेंसिटी से हमारा वेदर चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के दौरान हमारा वेदर किस तरह से, किस इंटेंसिटी से चेंज हो रहा है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो अकर हो रहे हैं, उन सारे इवेंट्स को जो है वो देखते हैं, और उसकी बेस पे हम एक स्पेसिफिक एरिया का या स्पेसिफिक रीजन का जो है वो क्लाइमेट बताते हैं। ठीक है, क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से चेंजेस इन ओशन करंट, मेल्टिंग ऑफ मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं उनके अंदर चेंजेस आ रही है। लाइक अगर हम कहें कि ओशंस हैं, आइस की मेल्टिंग हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, ये सारे के सारे क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हैं। ठीक है, दे आर नॉट डिस्कस्ड एज कन्वेंशनल इवेंट्स ऑफ बाय क्लाइमेट चेंज वी अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंटल फैक्टर्स। अच्छा, अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर अगर हम कहें कि अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी वजह से या क्लाइमेट चेंज होने की वजह क्या हो सकते हैं, डिफरेंट जो पोल्यूशंस हैं, प्लूटेंट्स हैं। क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज को हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब अगर हम कहें कि किसी एक एरिया का जो क्लाइमेट था उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो था 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता था एक नॉर्मल सीजन के अंदर, लेकिन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि उस एरिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो रहा है कि उस एरिया का टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि अब टेम्परेचर राइज होने की बेसिक वजह क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन ज़्यादा हो रही है, प्लूटेंट्स की इमिशन ज़्यादा हो रही है,
हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहे हैं। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन चेंज, सी लेवल राइज हो जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है, इंटेंसिफाइड साइक्लोन्स होते हैं, एब्रप्ट फ्रीक्वेंसी इवेंट्स होते हैं, ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, वेजिटेशन चेंज है, ड्राउट है, ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉज होते हैं। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या है कि हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज इज टर्म दैट रेफर टू मेजर चेंजेस। क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या कि जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, जो रेनफॉल का या स्नो का पैटर्न है वो चेंज होता है, और जो विंड पैटर्न है वो चेंज होता है। तो वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्लाइमेट चेंज हमने देख लिया कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज है क्या, कि अगर हम कहते हैं कि वेदर पैटर्न चेंज हो गया हमारा, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी क्लाइमेट्स के अंदर चेंजेस आए। अब वेदर पैटर्न चेंज किस तरह से हो सकता है, या जो इन्वायरमेंटल की कंडीशंस है वो क्या क्या चेंज हुई, कि टेम्परेचर चेंज हो गया, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो गया, स्नो का, या फिर जो विंड पैटर्न है जो कि हम कहते हैं कि लंबे अरसे तक सेम चल रहा था, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आती है, उसके अंदर कोई अब्रप्ट होता है, कोई वेरिएशन आती है, तो वो सारी की सारी क्लाइमेट चेंज कहलाती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की क्या है, बहुत सारी वजूहात हैं। कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि क्या करती हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉज करती हैं, हम वो देखते हैं। कॉजेज़ के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली दो टाइप्स की कॉजेज़ होती हैं जो हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज कॉज करती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है नेचुरल कॉजेज़ और सेकंड वन आती है ह्यूमन कॉजेज़। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल कॉजेज़ और सेकंड ह्यूमन कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ या फिर वो जो नेचुरल इवेंट्स जो क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज करने में, रेनफॉल का सिस्टम चेंज करने में, इवेंट्स को चेंज करने में रोल प्ले करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल कॉजेज़ कहलाते हैं। अब नेचुरल कॉजेज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होती है, अगर वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो बहुत सारे गैसेस की इमिशन होती है, जो गैसेस की शियस मटेरियल की जो इमिशन होगी तो वो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेज भी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इंक्लूड हो सकती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करती है, प्लूटेंट्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज करती है, तो वो क्या कर सकती है, हमारे क्लाइमेट का जो पैटर्न है, जो क्लाइमेट है उसको चेंज करने का बायस बनती है। तो फर्स्ट जो रीजन आ गया नेचुरल कॉज जिसमें हम कहते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन। सेकंड जो इसके अलावा आती है ओशंस का जो लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ओशन करंट्स, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा जो सी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग रीजन बन रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की रीजन जो है बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस भी होते हैं जो क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। इसके अलावा आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का हमने बहुत क्लियरली डिस्कस किया कि हमने क्या कहा कि सोलर एनर्जी या सोलर हीट जो आती है अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, ट्रैप हो जाती है, तो वो क्या करती है ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। नेचुरल चेंजेस इन द ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन। जिसमें अगर नेचुरल, एक तो वोल्केनिक इरप्शन के रिजल्ट में मैंने कहा कि बहुत सारे गैशियस मटेरियल्स इमिट होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर फॉरेस्ट फायर जो कि एक नेचुरली अगर जो फॉरेस्ट है फायर, अगर उनमें कहीं फायर आग लग जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिट होती है जो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और ग्लोबल वार्मिंग अगर कॉज होगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर चेंज होगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है। ह्यूमन कॉजेज के अंदर जो होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे पोल्यूशन कॉज करती हैं। चाहे उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम देख लें, बर्निंग ऑफ ऑयल है, ठीक है, बर्निंग ऑफ ऑयल के अंदर हमारे जितना भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड आ जाती हैं, क्योंकि व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन का अगर प्रॉपर यूज़ नहीं है तो वो क्या है, मेन रीज़न बनता है बहुत सारे प्लूटेंट का। डिफॉरेस्टेशन, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का हमने कहा कि बहुत सारी ऐसी फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का या फिर जो हर्बिसाइड्स यूज़ करती हैं वो भी बहुत हद तक रीज़न बनती हैं क्लाइमेट को इफेक्ट करने में। ठीक है, इसके अलावा फार्मिंग, लाइफ स्टॉक,
जो फार्मिंग की जाती है डिफरेंट लाइफ स्टॉक्स की, या फिर जो फार्मिंग करते हैं जिसमें डिफरेंट केटल्स वगैरह की, जिसमें मैंने कहा कि मीथेन गैस की इमिशन का बायस जो है वो बेसिकली फार्मिंग बन रहा है। और जो मीथेन गैस की इमिशन होती है वो ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग की टेम्परेचर चेंज होता है जो कि इफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट की पैटर्न को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस मतलब क्या? इंडस्ट्रीज का ग्रोथ। आपको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है कि बहुत सारी लैंड का पार्ट जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाता है सोसाइटीज़ को डेवलप करने में या इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। तो जितनी ज़्यादा लैंड यूज़ होगी उसकी वजह से एक तो ये है कि डिफॉरेस्टेशन होगी। डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या करती है, हमारे क्लाइमेट के पैटर्न को इफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, चाहे वो गैशियस फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ऐसे प्लूटेंट्स होते हैं जो जनरेट होते हैं, और जब वो प्लूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं तो वो हमारे क्लाइमेट को चेंज करने की रीज़न बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि बहुत सारी जो है वो क्लाइमेट इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, तो इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, तो वो क्या करती है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग काज करके टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। अर्थ टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द बैलेंस बिटवीन द एनर्जी एंटरिंग एंड लिविंग द प्लैनेट सिस्टम। इसके अलावा जैसे सोलर एनर्जी का मैंने बताया कि हमने क्या कहा कि हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि अगर बैलेंस मेंटेन रहे, कि जितनी एनर्जी अर्थ के अंदर एंटर हो रही है उतनी ही जो है वो बाहर निकलती है। अगर एनर्जी का कुछ भी पार्ट जो है वो ट्रैप होता है तो वो क्या करता है, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और जब वो टेम्परेचर अगर जितने अमाउंट एंटर हुई है उतनी लीव नहीं करेगी, तो वो जो एक बैलेंस है, हमने कहा कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करता है, अगर वो बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, हमारे वेदर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन द सन्स एनर्जी रीचिंग अर्थ, चेंजेस इन द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड सर्च चेंजेस इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इफेक्ट द अमाउंट ऑफ हीट रिटेन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये सारी की सारी वही रीजन जो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमने डिस्कस कर लिया। और हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ी वजह है या रीज़न है जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग काज करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट का जो पैटर्न है उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या जो है वो इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर या ह्यूमन लाइफ के ऊपर, या हम ये कहें कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, फर्स्ट वन जो कौन सी आता है वो है एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। The sun's radiations that strike the earth atmosphere in the form of light, that is ultraviolet and UV, IR radiation. UV radiations has shorter wavelength and have a higher energy level than visible light, while IR radiation, अच्छा 30% of the radiation striking earth atmosphere immediately reflect back out the space by clouds, ice, snow, sand and other reflective surfaces. The remaining 70% of incoming solar radiation is absorbed by the oceans, land and the atmosphere. The oceans, land and atmosphere release heat in the form of IR thermal radiation which passes out the atmosphere into the earth. अच्छा, इसी तरह से अगर वो कहते हैं कि क्या हो कि अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, पैटर्न चेंज हो रहा है, लाइक किस वजह से हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मिशन ज़्यादा होती जा रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरह से हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज की मिशन बढ़ रही है। अगर ग्रीन हाउस गैसियस मटेरियल का जो है वो एक्सपेंशन होगा तो वो क्या करेगा कि हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट आ जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज की एक्सपेंशन, ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न, हमारा वेदर हमारा जितना चेंज होगा उतनी ही क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, ग्लोबल वार्मिंग होगी। वेदर क्लाइमेट पैटर्न चेंज होगा तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ग्लेशियर्स। ठीक है,
क्योंकि हमने क्या कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो बहुत सारे हमारे जितने भी सी लेवल इंक्रीज होता है, सी लेवल के कोस्टल एरियाज़ पे रहने वाले जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं या एरियाज़ हैं वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। इंक्रीज इन सी लेवल विच रिजल्ट इन फ्लडिंग हो सकती है, इरोजन कॉज, क्योंकि हमने क्या कहा है कि सी लेवल जो है वो, अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट 3 पॉइंट में लिख ही लूँ कि सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से, सी लेवल इंक्रीज। अब सी लेवल अगर इंक्रीज होगा तो फ्लडिंग भी कॉज करता है, जितनी भी अगर जो एरियाज हैं इर्द गिर्द उनको जो है वो क्या करता है, इरोजन कॉज करता है। Two major causes of global sea level rise are thermal expansion caused by warming of the oceans and the loss of land-based ice such as glacier and ice sheets due to increased melting. इसके अलावा extreme weathers जो है वो events start हो जाते हैं due to climate change. Extreme weathers, कौन कौन से extreme weathers हैं, like flooding बहुत होती है, फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो फॉरेस्ट फायर्स के जो है वो चांसेस होते हैं, वाइल्ड फायर जिनको हम कहते हैं, ड्राउट्स, हीट वेव्स, ड्राउट्स मतलब कि पानी का जो है वो खुश्क साली जिसको हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स के ड्राउट्स जो है वो होना स्टार्ट हो सकता है। कि अगर हम कहते हैं कि अब क्लाइमेट चेंज होगा तो रेनफॉल का सिस्टम सारा चेंज होता है, वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, ड्राउट के बाइस बनता है। रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी रीज़न है, चाहे जिसके अंदर अगर हम क्या कहें कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, पोल्यूशन कॉज करती हैं। अगर हम ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर अगर मैं एक और मेन कॉजेज़ भी लिखूं जो कि पोल्यूशन है, लाइफ स्टॉक की या जो डेली हमारी क्या नाम है, घरेलू डोमेस्टिक पोल्यूशन होती है जो वो भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा हद तक क्लाइमेट चेंज को की बाइस बनती है। अब अगर हमने कहा था कि अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ किस लिहाज से हो सकता है कि बहुत सारे हीट रिलेटेड एंड कोल्ड रिलेटेड डेथ्स जो है वो करेंगे, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है वहाँ पे भी जो है डेथ रेट इंक्रीज होता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक्स और इस तरह के चांसेस बढ़ते हैं जो क्या करते हैं कि एक तो डेथ कॉज कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस को भी जो है वो इंक्रीज, बहुत सारी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उनका रिस्क भी इंक्रीज करता है। लाइक हमने कहा था कि बहुत सारी कंडीशंस अगर ऐसी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट की चेंज हो रही हैं तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, बहुत सारे वेक्टर्स के लिए सूटेबल कंडीशंस होती हैं कि वो उसके अंदर प्रॉपर्ली ग्रो कर पाते हैं और इफेक्ट उनका बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड स्पीशीज। अच्छा, रिस्क फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, वाइल्ड लाइफ। अब अगर हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज होता है तो वो क्या करता है, इफेक्ट करेगा जितने भी है, क्योंकि हमने कहा कि कहीं ना कहीं इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है वो हैबिटेट या जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ है उनका अगर हैबिटेट लॉस्ट होता है तो उसकी वजह से क्या है कि स्पीशीज़ जो भी उस एरिया के अंदर उन हैबिटेट्स के अंदर सर्वाइव करती हैं वो सारी इफेक्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी एक्सटिंक्शन का बाइस बनता है। ठीक है, इम्पोज हैवी केस कॉस्ट ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, impose heavy cost on society and economy। इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज करता है जो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, To conclude, the changes because of climate change include atmosphere and, अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स में अगर कहें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से बाकी चीज़ों को जो है वो इफेक्ट करता है, तो अगर हम इन शॉर्ट टर्म में अगर शॉर्ट ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, टू कंक्लूड द चेंजेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड, कि क्लाइमेट के अंदर चेंज होगा तो वो क्या किस किस चीज़ों के अंदर जो है वो चेंजेस कॉज करता है या क्या क्या चीज़ों को जो है वो इफेक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट वन हमने देख लिया कि एटमॉस्फेयर एंड सी लेवल प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर को और सी लेवल के प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करता है। विंड फील्ड्स, मुख्तलिफ जो फील्ड्स होते हैं उनको इफेक्ट करेगा। सी आइस ड्रिफ्ट, क्योंकि हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग कॉज करता है डिफरेंट जो है वो ग्लेशियर्स की। चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, प्रेसिपिटेशन मतलब जो हम कहते हैं कि वाटर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल है या मॉइस्चर लेवल है उनको इफेक्ट करता है। वाटर मास डिस्ट्रीब्यूशन
कार्बन साइक्लोन अल्टर बायोलॉजिकल सिस्टम्स अफेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्लाइमेट चेंज कॉज करते हैं। एक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने देखा कि क्लाइमेट है क्या, किस तरह से काम करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज कॉज करते हैं। एक दफ़ा अगर हम रिपीट कर लें, सबसे पहले हमने देखा कि क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट में जिसमें हमने स्टडी किया कि क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है कि किसी भी वेदर की लॉन्ग टर्म की जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो हमारा क्या कहलाता है कि हमारा क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेट और वेदर एक दूसरे से लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म जो हमारे वेदर की कंडीशन रहती है उसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन वेदर जो है वो क्या है कि शॉर्ट टर्म कंडीशन बताता है हमारे एटमॉस्फेयर की। और वेदर जो है वो मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर्स, टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज होता है क्या। हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, बेसिकली जो हम कहते हैं कि हमारे वेदर का जो पैटर्न चेंज होता है, चाहे वो हमारे जो वेदर का है जो है वो क्या है कि चेंज होने के लिहाज से हमने क्या कहा कि क्या मतलब है मेजर चेंजेस, चाहे वो हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में चेंजेस आ रही है, या रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस आ रही है, स्नो और विंड पैटर्न अगर चेंज हो रहा है, जो कि हम क्या करते हैं कि बहुत लंबे अरसे से सेम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद दी ड्यू टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर या वेदर क्या होती है, उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज कहलाता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो क्लाइमेट चेंज देती है, कॉज करती है, जिसमें नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज हैं। नेचुरल कॉजेज के अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ओशंस करंट है, सोलर एनर्जी है, नेचुरल चेंजेस इन ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर जो अमाउंट उनकी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना है। ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ ऑयल्स और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन है, फर्टिलाइजर्स है, फार्मिंग लाइफ स्टॉक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और एट द एंड जो मैंने कहा कि मुख्तलिफ टाइप्स के जो इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन का अगर हमने कहा कि जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पोल्यूशन जो जनरेट कर रहे हैं, चाहे हम डोमेस्टिक पोल्यूशन भी उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर हमने देखा कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की एक्सपेंशन हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, डिफरेंट आइस मेट जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही अगर हम कंसीडर करें मेल्टिंग, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स होता है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है सी लेवल इंक्रीज हो सकता है, वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम हो सकते हैं जिसमें हमने फ्लडिंग कहा, विंड पैटर्न हमने कहा कि चेंज हो सकता है, रिस्क ऑफ ह्यूमन हेल्थ है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करता है। और इसके अलावा हमने कहा लास्ट में हमने देखा कंक्लूडेड फॉर्म में कि हम एट दी एंड क्या कर सकते हैं कि हमने कंक्लूडेड अगर हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं तो वो हमने डिस्कस की कि कौन कौन सी है। इसके अलावा नेक्स्ट एट द एंड अगर हम जनरली डिस्कस करें कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो यही है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि क्या करती हैं क्लाइमेट को या हमारे इन्वायरमेंट को की पोल्यूशन का बायस बनती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम कंट्रोल करें तो हम कहीं सी हद तक जो है वो अपने क्लाइमेट का जो पैटर्न है जो चेंज हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।